आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो CSIR नेट और JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गेट और IIT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट हमारा केमिस्ट्री सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, यानी जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन कराएंगे, तब आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बट आपको उसकी स्टीरियो दिखाने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए इस टॉपिक को केमिस्ट्री सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हुए आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो ये टॉपिक हमारे CSIR एग्ज़ाम में 6 से 12 मार्क्स तक का आ सकता है। एक बार तो हमारे एग्ज़ाम में 18-20 मार्क्स का भी स्टीरियो CSIR में आया हुआ है। तो इसलिए 6 से 12 मार्क्स का बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो हमारी रिएक्शन की स्टीरियो से अलग होगा, जिसमें हमारे होमोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक, इनएंसिटॉपिक टाइप के रिलेशन, परसेंटेज ऑफ RS, इस टाइप के क्वेश्चन मिला के पूछे जा सकते हैं। तो वो हमारा 6 से 12 मार्क्स को कवर करेगा और मैक्सिमम 18 मार्क्स तक, यानी 18 या फिर 15 मार्क्स तक ये हमारा मैक्सिमम CSIR में कवर करेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं गेट की, सो गेट में हमारे 2 to 4 मार्क्स का इसका वेटेज है, 2 to 4 मार्क्स का। और IIT एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके जो 2 मार्क्स का है, पहला वाला सेक्शन, उसमें एक क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री का आएगा ही आएगा। उसके अलावा आपसे NET टाइप और MSQ में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी 3 to 5 मार्क्स का हमारे लिए एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं अपने MSc एंट्रेंस या फिर नेट गेट के अलावा जो अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जो PhD के होते हैं, उसमें भी इस टॉपिक का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो ये तो था हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन, और केमिस्ट्री सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारा डिस्कशन होगा वो देखेंगे। सबसे पहली बात है क्या मतलब है स्टीरियो केमिस्ट्री का, क्या मतलब है स्टीरियो का, क्यों हम पढ़ते हैं स्टीरियो। मैं सभी क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दूंगा, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उन क्वेश्चन को एक एक करके सबका जवाब दूंगा। सबसे पहली चीज़ है स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ते ही क्यों हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैंने अपनी कोई ये रिएक्शन कराई, आप इससे फैमिलियर होंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई और नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इस ग्रुप की बात करूँ, तो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। आप सभी लोग इस ग्रुप से अच्छे से फैमिलियर होंगे। 12th क्लास से आपने कार्बोनिल केमिस्ट्री का नाम सुना होगा, ठीक है। सो आपको पता है ये जो मेरा कार्बन एटम है, ये मेरा कार्बन एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ये मेरा कार्बन एटम जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी ये बॉन्ड इस तरीके से टूट सकता है। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, अब यहाँ पे अगर कोई मेरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, अगर मैं मॉडल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये मेरा एक कार्बोनिल है, ये मेरा C डबल बॉन्ड O है, और ये सपोज मेरे 2 हाइड्रोजन या 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। ये मेरा जो कार्बन है, अभी आपको ये 2D स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और एकदम प्लेन में नज़र आ रहा होगा, एकदम प्लेन में, यानी ये क्या है, मेरा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करता हूँ अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री की, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों आई, क्यों हम पढ़ रहे हैं उसको, तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर इस कार्बन पे किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, यानी ये मेरा बॉन्ड क्या होगा, क्लीव होगा। और जब ये मेरा बॉन्ड क्लीव होगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ये जो एटम है, यानी ये 2 जो एटम हुए, यानी जो मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके यहाँ से, अगर ये मेरा प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस अप साइड से होगा, तो ये नीचे वाला जो बॉन्ड है क्लीव होके कहाँ चला जाएगा, डाउन में चला जाएगा। यानी जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है कहाँ से आया, अबव डायरेक्शन से आया। और अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल बॉटम साइड से आया, तब मेरा जो OH चला जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा,
इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये चीज़ मैंने अभी क्या बनाई है, इसको समझना कोई अभी ज़रूरी नहीं है, मैं जैसे आगे आगे एक्सटेंड करूँगा लेक्चर को तो मैं समझाऊंगा। कहने का मतलब है स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों आई, हम यहाँ पे अटैक को समझने के लिए, यानी मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो अबव द प्लेन न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है या बिलो द प्लेन न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्यों पढ़ रहे हैं उसका जवाब मैंने अभी दिया है। क्या मतलब है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस और 3D। एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो कहाँ पे है, 3D में है या स्पेस में है, हम वहाँ पे पढ़ेंगे। उस ब्रांच को हम बोलेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, जहाँ पे हमारे एटम्स और जो हमारा मॉलिक्यूल्स हो सकता है उसका जो अरेंजमेंट है वो कहाँ पे है, स्पेस में है या 3D में है। यानी इट डील्स विद, अगर मैं बात करता हूँ इस स्टीरियोकेमिस्ट्री की तो ये कहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की तो मैं लिखूँगा इट डील्स विद 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हमें बनाना होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टिव आइडिया अगर आपको मिल गया हो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे पहली जो थिंग है हमारी वो क्या है, वो है कि अगर मैं बात करूँ अपने किसकी, सबसे पहली चीज़ आएगी आपके सामने आइसोमर्स। यानी स्टीरियो केमिस्ट्री में जो सबसे पहली चीज़ आपके लिए आएगी वो क्या आएगी, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का मतलब क्या है, आइसोमर्स का मतलब है, अगर मैं बात करता हूँ आइसोमर्स के बारे में, सो आइसोमर्स का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, दैट नोन एज आइसोमर्स। यानी वे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसके नाम से जाने जाते हैं, आइसोमर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और डिटेल में समझने के लिए आइसोमर्स को हमने क्या किया हुआ है, अपने कुछ सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। यानी आइसोमर्स को हम कुछ सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखूंगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम MF बट डिफरेंट अरेंजमेंट। समझ में आ जाएगी इतनी बात। आइसोमर्स क्या होंगे, हमारे दो टाइप के होंगे। इसको हम दो टाइप से ही बता सकते हैं। एक क्या बता सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और सेकंड क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। एक है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। क्या मतलब होगा स्ट्रक्चरल का, क्या मतलब होगा स्टीरियो का, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। स्ट्रक्चरल का मतलब है, या फिर इसको ऐसे भी बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल का मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, यानी यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, वो हमारे आइसोमर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन बॉन्डिंग कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी डिफरेंट होने का मतलब क्या है, अगर मैंने अपना कोई एक एग्जाम्पल लिया, सपोज ये मेरा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे इस पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर मेरा एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे मेरा OH यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो यहाँ पे एक कार्बन है। यानी अगर मैं बात करता हूँ एक मॉडल बनाया है उसकी, यानी अगर ये
सपोज लाइक इस तरीके से है, ये OH है, ये ब्लू एटम क्या है मेरा, एक ब्लू एटम क्या है मेरा OH है, मींस ऑक्सीजन है और इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है। सपोज ये क्या है OH है, यानी OH का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक कार्बन है, उससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये भी इससे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये भी इससे भी 2 और इससे क्या है 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ऐसे 1 2 3 और 1 4, मेरे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 और 2 4, 2 6 और 3 9 और 1 10, यानी हाइड्रोजन है 10 और 1 ऑक्सीजन है, C4H10O। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन है, यानी C4, उसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये 3 ये 6 और 2 8, 1 9 और 1 यहाँ पे होगा 10 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10O। बट यहाँ पे बॉन्डिंग कनेक्टिविटी, जो मैंने आपको वर्ड यूज किया बॉन्डिंग कनेक्टिविटी, यानी ये यहाँ पे क्या है, अगर मैं नंबरिंग करूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये यहाँ पे क्या है सेकंड नंबर पे है, और अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे क्या है फर्स्ट नंबर पे है। यानी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी अगर मेरी डिफरेंट होगी तो उन टाइप के आइसोमर्स, यानी आइसोमर्स क्यों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट अरेंजमेंट डिफरेंट आइसोमर्स होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों हैं, क्योंकि बॉन्डिंग कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों की बॉन्डिंग कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एटलीस्ट आइडिया लग गया होगा कि क्या मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। अब बात करते हैं अपनी सेकंड स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी आपको समझ में आना चाहिए। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। यानी जिस एटम से हमारा OH लगा हुआ है उसी ही कार्बन से हमारा OH लगा हुआ होगा। यानी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी में, यानी सेकंड पोजीशन पे अगर मेरा कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो सेकंड ही पोजीशन पे होगा, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो उनको क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। अगर मैं बात करूं और डेप्थ में अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, तो ये मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चेन टाइप के भी हो सकते हैं, यानी चेन आइसोमर्स भी हो सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं, पोजीशनल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। अगर मैं थर्ड बात करूं तो ये क्या मेरे फंक्शनल आइसोमर्स भी हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स भी मेरे क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मेटामर्स भी जो मेरे आइसोमर जो होंगे वे भी मेरे क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी, कीटो इनोल आइसोमर्स भी हमारे क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, कीटो इनोल के अंदर भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। अब अगर मैं इनको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहली अच्छी सी बात यह है कि हम इनके एग्जाम्पल लेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। यानी चेन आइसोमर्स का मतलब क्या है, अगर मेरी चैन में बॉन्डिंग कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, यानी उसका मतलब क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चैन आइसोमर्स होंगे। कहने का मतलब है, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एन पेंटेन का, पेंट का मतलब है 5 कार्बन और एन का मतलब है एल्केन, यानी सिंगली बॉन्डेड। यानी पेंटेन का मतलब हो गया CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ में सारे के सारे सैचुरेटेड बॉन्ड है, यानी ये क्या है, एक एल्केन है। अगर मैं इस एन पेंटेन को इस तरीके से लिख दूं, यहाँ पे मेरा कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और इसका CH3 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 और CH3, आपको यहाँ पे देखने में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी 1 2 3 and 4 and 5 कार्बन हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, C5 3 3 9 3 6 9 और 12।
ये 12 हैं और यहाँ पे भी 3 5 7 9 और 3 12, यहाँ पे भी C5H12 है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट बॉन्डिंग कनेक्टिविटी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। इस टाइप के जो हमारे ये दोनों रिलेशनशिप में होंगे, यानी ये जो दोनों स्ट्रक्चर रिलेशनशिप में होंगे वो क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। यानी एन पेंटेन और इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटेन। ठीक है, सो एन पेंटेन एंड नियोपेंटेन के बीच में जो आइसोमेरिज्म होगी वो कौन सी होगी, चेन आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट अपने सेकंड नंबर के यानी पोजिशनल आइसोमर्स को समझने की कोशिश करूं, सो पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होगा, वे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या वे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जिनकी पोजीशन में चेंज होगा नोन एज पोजिशनल आइसोमर्स। यानी अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं पोजिशनल आइसोमर्स के, तो अगर आपने देखा कि मेरे पास क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन है और अगर मेरे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन है, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या है, 1 2 3, ये यहाँ पे कार्बन कौन सा है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 एंड 3, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे Br की पोजीशन है 1 एंड यहाँ पे 2, यानी 1 ब्रोमो और ये कितना है, प्रोप, यानी एन है क्योंकि ये क्या है, सैचुरेटेड एल्केन है और यहाँ पे क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। सो यानी आप अच्छे से समझ सकते हैं ये 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन में ओनली पोजीशन ऑफ द ब्रोमीन का चेंज है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी पोजीशन में चेंज है, इसलिए इनका नाम क्या है, स्ट्रक्चर में चेंज है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसमें भी पोजीशन में चेंज है इसलिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे इनको बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है, यानी वे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनका फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो, यानी फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस बात को हम समझने के लिए इस चीज़ को भी, इस एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास CH3CH2OH है और अगर मैंने एक और बना दिया CH3OCH3, अभी आप इसका यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन C2H6 है, H6O, C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पे भी C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 3 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आपको देखने में नज़र आ रहा होगा ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है और यहाँ पे क्या है, ईथर है, यानी ROR है, एक ROH है, यानी दोनों का फंक्शनल ग्रुप चेंज है। सो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज है, इसलिए हम इनको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और कौन से हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में से भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको फंक्शनल आइसोमर्स का भी आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें अपने फंक्शनल आइसोमर्स के बाद में मेटामर्स की, सो मेटामर्स में क्या होगा, जो हमारी यानी जो हमारी कार्बन से जुड़ा जो हेट्रोएटम है अगर उसकी पोजीशन में चेंज होगा, यानी वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको नाम देंगे, आपस में क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। लेकिन अगर मैं इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन है, एक सल्फर है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज इट इज सेम है लेकिन यहाँ पे जो है ये हेट्रोएटम की पोजीशन में क्या है, चेंज है, इसलिए इनका नाम क्या होगा, मेटामर्स होगा, यानी आपस में रिलेशनशिप में होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपने कीटो इनोल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो कीटो इनोल आइसोमर्स क्या होंगे, कीटो इनोल आइसोमर्स वे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या वे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे जिनकी
कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हो रही है। यानी एग्जाम्पल के हिसाब से, यानी मेरी कीटो फॉर्म अगर ये है, ये मेरा कोई कीटोन है और अगर इसमें ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा OH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अभी क्या है, ये कीटोन है, ये क्या है, अल्कोहल है, कीटो टू इनोल फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है, यानी कीटो टू इनोल फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है, यानी आइसोमेरिज्म जो मिलेगा वो कौन सा होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आइसोमर्स भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, और उनको भी हम स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चरल में भी हम स्पेसिफिक नाम देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जिसमें बॉन्डिंग कनेक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और बॉन्डिंग कनेक्टिविटी डिफरेंट के हिसाब से हमने कुछ ऐसे अपने आइसोमर्स पढ़े लाइक चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स और ये हमारा कीटोइनोल टोटोमर्स यानी कीटोइनोल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हमने अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा अपने स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, अगर मैं बात करूंगा अपने स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या बताया मैंने, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी क्या होगी, उस टाइम उनकी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। यानी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी सेम होगी तब हम उनको क्या नाम देंगे, स्टीरियो आइसोमर्स देंगे। अगर मैं बात करूंगा अपनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, तो मैंने बताया स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, वे आइसोमर्स जिनकी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। स्टीरियो आइसोमर्स को भी अगर मैं फर्दर डिस्कस करूं तो हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। सो कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल में क्या डिफरेंस होगा उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशनल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल? कॉन्फॉर्मेशनल का अगर मैं नाम इजी वाला आपको बता दूं तो आपकी समझ में आ जाएगा क्या कॉन्फॉर्मेशनल का मतलब क्या है। रोटामर्स भी इसका नाम है, यानी कॉन्फॉर्मर्स जो कॉन्फॉर्मर हैं यानी कॉन्फॉर्मेशनल जो आइसोमर्स हैं वो कैसे मिलेंगे, अराउंड सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेशन, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन अगर मैं करा दूंगा तब मेरे को क्या मिल जाएगा, कन्फॉर्मल मिल जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूंगा क्या कॉन्फॉर्मेशनल कैसे मिलेगा, इट अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, इट ऑब्टेन्ड बाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन। कैसे मिलेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन कराने पे हमें क्या मिलेगा, कॉन्फॉर्मेशनल मिलेगा। जैसे जो चीज़ हम अभी अपने आगे पढ़ने वाले प्रोजेक्शन फॉर्मूले होंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ये मैं कुछ आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। अभी के लिए आपको सिर्फ डायग्राम ही दिखना चाहिए। मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि मेरे पास अगर इस टाइप का कोई लाइक ये मेरे पास क्या है, एक ईथेन है, ये मेरे पास एक ईथेन है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में यानी रोटामर्स के बारे में, तो अराउंड सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेशन। अभी आप अगर इस हिसाब से इसको एज्यूम कर रहे होंगे या आपको ये विजुअलाइज हो रहा होगा, तब आपको सिर्फ ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है ये आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, क्योंकि इसका होल पार्ट जो है बैक वाला वो इसके फ्रंट वाले ने कवर कर लिया है। ठीक है, सो मैं अगर सिंगल बॉन्ड रोटेशन कराऊँ और मेरे को कोई अरेंजमेंट मिल जाए इस टाइप का, तब मैं क्या बोलूँगा, ये इसका एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, ये इसका एक रोटामर है। यानी ये दोनों आपस में इसी तरीके से ऑब्टेन्ड हैं। ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, और अगर मैं इसको रोटेट करा दूं तो जो मेरे को ऑब्टेन्ड होगा ये स्ट्रक्चर नंबर 2 ऑब्टेन्ड होगा। ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में कॉन्फॉर्मर्स हैं, यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को आप समझेंगे। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा। इट ऑब्टेन वाया सिंगल सिंगल बॉन्ड, यानी क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल। अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो ये क्या होगा, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड वाया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन, यानी ये जो हैं हमारे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो हैं ये हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन से नहीं मिल सकते। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड वाया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन, यानी कैसे मिलेंगे, इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इट कैन बी ऑब्टेन्ड वाई, इट कैन बी ऑब्टेन्ड वाई, किससे मिलेंगे, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। यानी अगर मैं समझने की बात करूं, क्या इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या अगर मेरे को ये जो एटम है, इसका मतलब है ये इस साइड में दिख रहा है आगे की साइड में, और ये मेरे को बैक साइड में दिख रहा है। अगर मेरे को इस एटम को इस एटम में चेंज कराना है तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन के अलोंग मैं इन दोनों को आपस में चेंज नहीं करा सकता हूँ, इसीलिए मैंने बोला इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंगल बॉन्ड रोटेशन, इन दोनों को आपस में सिंगल बॉन्ड रोटेशन से मैं चेंज नहीं करा सकता हूँ, इसीलिए मैंने बोला इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। यानी अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करा दूं मैं यहाँ से और बैक में लगाऊंगा या फ्रंट में लगाऊंगा तभी मेरा ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इसके और डेप्थ में जाने की कॉन्फ़िगरेशनल के, तो अगर मेरे पास लाइक इस टाइप का कोई अरेंजमेंट है तो तब मैं अगर बात करता हूं अपने कॉन्फ़िगरेशनल के दोनों पॉइंट की, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंगल बॉन्ड रोटेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड आने की वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन नहीं लग सकता है। ओनली क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। सो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होंगे। अगर मैं बात करता हूं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की और डेप्थ में जाने की, तब हम वहां पे क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को कुछ और पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर दो टाइप के आइसोमर्स की, हम बात करेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल की एंड हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। यानी हम यहाँ पे बात करेंगे जो अभी मैंने बताया, ज्योमेट्रिकल का मीनिंग है डबल बॉन्ड के अलोंग जो हमारा क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है, तब हम वहाँ पे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, यानी डबल बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तब हम अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल की, तो ऑप्टिकल में भी हम दो चीज़ को पढ़ेंगे, एक हमारा आएगा इनेंशियोमर्स और एक हमारा होगा डायास्टीरियोमर्स। सो डायास्टीरियोमर्स एंड इनेंशियोमर्स को हम कहाँ पढ़ेंगे, अपना ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं बात करता हूँ अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स के इनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स में क्या डिफरेंस है। ज्योमेट्रिकल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है देन हम उसको बोलते हैं ट्रांस, अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है जिसमें ये दोनों पोजीशन एक साइड में है उसको बोलते हैं सिस। तो अब मैं बात करता हूँ अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, ऑप्टिकल का मीनिंग जनरली हमारा किससे है, ऑप्टिक्स मतलब लाइट से है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, अगर जैसे जनरली मुझे बात करनी है अपने इनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स के बारे में। सो इनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स में मैं क्या बोल देता हूँ, जनरली जिनके अंदर मिरर प्लेन है, यानी अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरा ये है CH3Me और ये मेरा एक OH और ये मेरा एक H है, और यहाँ पे अगर मैंने बनाया MeCH3
और ये मेरा क्या है OH है, ये मेरा क्या है H है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बताएंगे इनेंशियोमर्स में क्या होते हैं, तो आप बताएंगे इनेंशियोमर्स आर दोज विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर आपकी ये बात मैं मान लूँ तो क्या होगा, ये भी आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। क्या आप देख के बताएंगे, ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? जी हाँ, मिरर इमेज है। ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये अबब वाला यहाँ पे दिख रहा है, मिरर इमेज है। क्या ये इनेंशियम मिरर इमेज हैं? क्या ये इनेंशियोमर्स भी हैं? इनेंशियोमर्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये इनेंशियोमर्स हैं, तब आपका क्या कुछ आंसर होगा? आप बोलते हैं ये हाँ, तब आपका क्वेश्चन क्या है, ये गलत जवाब होगा। क्यों? सबसे पहली बात, इनेंशियोमर्स के लिए ओनली मिरर इमेज ही नहीं देखते हैं, मिरर इमेज ही नहीं देखते हैं। इनेंशियोमर्स के लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले जो क्राइटेरिया आता है हमारे पास, वो आता है सुपर इम्पोजिबिलिटी का क्राइटेरिया। उसको हम आने वाले जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे या फर्दर आने वाले जो लेक्चर होंगे, उन सभी लेक्चरों में मैं इनेंशियोमर्स डायस्टेरियोमर्स रिलेशनशिप ऐसे फाइंड आउट कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। यानी इनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स में कोई RS नोमेनक्लेचर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक, यानी जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से ही अपनी बेसिक नॉलेज को अप्लाई करना है और इनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। अभी के लिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इनेंशियोमर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ओनली मिरर इमेज। इनेंशियोमर्स के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले यानी ये जो हैं आपस में अगर मैं बताऊँ तो इनेंशियोमर्स नहीं होंगे, भले ही ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज हैं, लेकिन यहाँ पे भी Me है और ये भी Me है। कन्फ्यूजन के लिए Me को CH3 और यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं, बिकॉज दोनों के दोनों CH3 से OH का जो अरेंजमेंट है वो अबव द प्लेन ही है। यहाँ पे भी OH का अरेंजमेंट जो है अबव द प्लेन ही है। अगर ये OH का अरेंजमेंट बिलो द प्लेन होता तब भी ये क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल ही हैं, बिकॉज दो CH3 हैं। आफ्टर रोटेशन क्या मिलेगा मेरे को, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, सो आने वाले मैं लेक्चर में बात करूंगा आपसे किस तरीके से हम अपनी इनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स को जान सकते हैं या किस तरीके से हम समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है इनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स में। ठीक है, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि प्रोजेक्शन आज का एक जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की क्या स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए क्यों है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा 3D में स्पेस में अरेंजमेंट क्या है। लाइक अगर जैसे आपने कार्बन एटम की बात करनी है तो सबसे पहले आपने वहाँ कार्बन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। उन्होंने बताया कि क्या नाम है, कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो दो एटम क्या है, दो बॉन्ड जो है वो प्लेन में है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है, यानी वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं इस कार्बन एटम्स को अगर मैंने इस प्लेन में ऐसे दिखा दिया तो अभी यहाँ पे क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 90 बट यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा टोटल अरेंजमेंट 2D में दिखाने पर यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। इसलिए स्पेस में अरेंजमेंट का यानी सही स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए हमने स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा आपसे साथ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, और फिशर प्रोजेक्शन से स्टार्ट करके नेक्स्ट हम जाएंगे बेज पे, देन हम पढ़ेंगे न्यूमैन हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे क्या, साहोर्स पढ़ेंगे। और इनमें सब में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटर कन्वर्जन आपको ऐसे सिखाऊंगा कि इंटर कन्वर्जन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।